हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं RO का सिलेबस, जिसमें हम इसका पार्ट सेकंड देख रहे हैं। पार्ट सेकंड में हम पढ़ रहे हैं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम एवं नियम। देखिए, हमने इसका जब पार्ट सेकंड चालू किया तो हमने इसका चैप्टर 1 ऑलरेडी जो हमारी चैनल है इसकी प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। तो जिसने चैप्टर 1 नहीं देखा, सबसे पहले चैप्टर 1 को देख लीजिए। उसके बाद हमने इसका चैप्टर 2 बनाया। चैप्टर 2 में 7 पार्ट्स हैं, तो ये सारे के सारे अवेलेबल हैं, ये देख लीजिए। फिर इसके बाद हमने इसका चैप्टर 3 कंप्लीट कर दिया है। जिसने चैप्टर 3 नहीं देखा वो भी चैप्टर 3 देख लीजिए, क्योंकि देखो इस सीरीज़ में सारे तभी समझ में आएंगे। आज हम इसका देखेंगे चैप्टर 4, ठीक है। उसके बाद इसका चैप्टर 5 स्टार्ट कर देंगे। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4। देखिए, परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम आपका इसका प्रकार से रहेगा। आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स का ही आपका पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट पार्ट जो ए पार्ट है 80 मार्क्स का पूछा जाएगा और ब पार्ट आपका 40 मार्क्स का पूछा जाएगा। ये पेपर आपका 2 घंटे का रहेगा, मतलब 120 मिनट का, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये सब आपको पता होगा। ये आपका भाग ब का सिलेबस है, जिसमें आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 नगरीय निकायों से संबंधित विभिन्न नियम एवं योजनाएं यहाँ पे हम देखेंगे इसको, ठीक है। इसमें हमने जो इसका नगर पालिकाओं का गठन और शासन चैप्टर 2 है जो ये कंप्लीट कर दिया। इसका कार्य संचालन और वार्ड समिति ये चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे इसका नगर पालिका संपत्ति, ठीक है। आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ चलते हैं, ये आ गए आप चैप्टर 4 पर, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अध्याय 4 में है नगर पालिका संपत्ति। तो नगर पालिका संपत्ति में हम क्या देखेंगे, नगर पालिका के पास संपत्ति से रिलेटेड क्या क्या अधिकार हैं, क्या नहीं है, क्या पावर है, किस तरीके से वो संपत्तियों को मैनेज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाएंगी। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए नगर पालिका, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका है, तो वो क्या दान में प्रॉपर्टी रिसीव कर सकती है? यस या नो में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आप। और हम चलते हैं आगे। बताइए, देखिए धारा 67, संपत्ति अर्जित तथा धारण करने की शक्ति। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र की सीमाओं के, चाहे बाहर हो या अंदर हो, चाहे जैसे मान लीजिए नगर पालिका सीमा है, तो चाहे संपत्ति यहाँ हो या यहाँ हो, नगर पालिका के सीमा के भीतर हो, तो दोनों ही तरह की संपत्ति वो क्या है, रिसीव कर सकती है। चाहे वो दान में हो, चाहे क्रय द्वारा हो, चाहे अन्यथा जंगम या स्थावर संपत्ति, या उनमें कोई हित अर्जित करने और उन्हें धारित करने की शक्ति होगी, ठीक है। तो नगर पालिका में इस तरह की पावर होती है। अब देखिए धारा 68 क्या करा है, संपत्ति का निहित होना। अब जो संपत्ति है, जैसे राज्य सरकार की जो संपत्ति है, अगर वो राज्य सरकार ने नगर पालिका को दे दी है तो नगर पालिका में निहित होगी, और जो नहीं दी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो कौन सी संपत्ति नहीं होगी, कौन सी संपत्ति राज्य सरकार नहीं दे सकती? जिन संपत्तियों को राज्य सरकार ने रिजर्व करके रखा हुआ है, आरक्षित करके रखा हुआ है, इस तरह की संपत्तियों को इस तरह की संपत्तियां नगर पालिका में निहित नहीं होंगी, ठीक है। ये वाली बात बताएगी। आज ही इसको देखते हैं। इस धारा में इसके पश्चात विनिर्देश स्वरूप से संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई हो, ठीक है, जो रिजर्व नहीं की गई हो, वो तो क्या है, प्रवर्त कर दी जाएगी, वो अध्ययन हो जाएगी किसके, नगर पालिका के। परंतु जो अध्ययन जो आरक्षित कर दी गई हो, वो संपत्ति क्या होगी, वो ट्रांसफर नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे ये बात कही गई है। तो आ जाइए इसमें देखें अब कौन कौन सी संपत्तियां हैं जिनका क्या है, नगर पालिका न्यासी ट्रस्टी होगा, ठीक है ना। नगर पालिका क्या होगा, जो राज्य सरकार जो भी संपत्ति देगी नगर पालिका को, तो वो एज एन ए ट्रस्टी के रूप में कार्य करेगा, न्यासी के रूप में, है ना। अब यहाँ देखें, समस्त निहित सार्वजनिक भूमि हो गई, नगर कस्बे हो गए, समस्त सार्वजनिक तालाब हो गए, जलधारा और ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। सभी किसी मार्ग हो गया, चाहे वो समस्त सार्वजनिक मार्ग हो गए, पटरियाँ हो गई, उनसे रिलेटेड चीज़ें हो गई, सभी सार्वजनिक पार्क, बाग, जिनमें चौक, सार्वजनिक खुली जगह सम्मिलित हैं, नदियाँ, जल, सरकारी भूमियाँ, ये सब क्या है इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। समस्त सार्वजनिक लैंपों, समस्त सरकारी भवन, जैसे मान लीजिए कोई समस्त सार्वजनिक स्थान है, सार्वजनिक मार्ग है, सभी भटके हुए जानवर जो किसी प्राइवेट व्यक्ति के नहीं हो, तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो सब किस में निहित होती हैं, वो सब नगर पालिका में निहित होती हैं, ठीक है। नगर पालिका का उन पर सॉवरन राइट होता है। अब देखिए राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार के उपखंड ये जो उपधारा 1 पड़ी थी अपने खंड ज के अधीन नगर पालिका में निहित की गई किसी भी सरकारी भूमि को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे निबंधनों पर जो राज्य सरकार अभी अवधारित करे समय समय पर पुनर्लिखित करने के लिए सक्षम होगी। मतलब जो लैंड राज्य सरकार ने नगर पालिका को दी है उसे वह वापस ले सकती है। अगर नगर पालिका
पे ऐसी जांच करने पर यह पाया जाए कि नगर पालिका ने ऐसी भूमि का क्या है कुप्रबंधन किया है, मिसमैनेजमेंट किया है, यदि ऐसी भूमि का राज्य सरकार लोक हित में अन्यथा अपेक्षित करे, मतलब राज्य सरकार को लगता है कि ये भूमि हमें पब्लिक इंटरेस्ट में वापस चाहिए, तो नगर पालिका से ले सकती है। अब देखिए धारा 68 क्या कह रहा है, भूमि का नगर पालिका में निहित होना और उसका व्ययन। अब भूमि जो है नगर पालिका में विहित होगी और उसका व्ययन का मतलब होता है डिस्पोज करना, उसको नष्ट करना, ठीक है। अब यहाँ देखिए राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कौन सा 1956, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम कौन सी ईयर का 1956 है, ये ध्यान रखना है आपको, यहीं से इस तरीके ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें ये बताया गया है, देखो निर्दिष्ट कोई भूमि है नगरपालिका क्षेत्र के अधिनियम धारा 2(1) के अधीन कोई स्थानीय प्राधिकारी के पास व्ययन के लिए रखी गई नजूल भूमि को छोड़कर, कौन सी भूमि को छोड़कर, नजूल भूमि को छोड़कर। अब ये नजूल भूमि कौन सी होती है, नजूल भूमि ऐसी भूमि होती है जिस भूमि पर कोई मालिकाना हक नहीं होता है, जो व्यर्थ ऐसे ही पड़ी रहती है, ठीक है। इस तरह की भूमि अगर उसको व्ययन के लिए छोड़ा गया तो उस भूमि को छोड़कर सभी प्रकार की भूमि किसमें निहित होगी, नगर पालिका में निहित होगी, ये बात बताई गई है। इसमें पढ़ लीजिए, अधीन नगर पालिका के स्थापित होने के तुरंत पश्चात नगर पालिका को सौंपी गई और उसमें निहित हुई समझी जाएगी ऐसी भूमि जो राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगी और उसका अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगी और उसके व्ययन ऐसी शर्तों और निर्बंधन के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय समय पर अधिकथित करे और ऐसी रीति से कर सकेगी जैसा वह समय समय पर विहित करे, परंतु नगरपालिका किसी ऐसी भूमि का व्ययन, ठीक है, तो व्ययन मतलब डिस्पोज कर सकेगी, उस पर कोई विकास किए बिना या कराए बिना भी कर सकती है, या फिर ऐसा विकास करके भी कर सकती है जैसा उसको सही लगे उस तरीके से वो व्ययन कर सकती है। आज ये देखिए यहाँ पे नगरपालिका के द्वारा उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन सिवाय किसी भी भूमि का विकास कार्य नहीं किया जाएगा, है ना। जो भी भूमि नगर पालिका के डायरेक्ट कंट्रोल में होगी, पर्यवेक्षण में होगी, उसी का ही वो विकास कार्य करेगी, ऐसा थोड़ी किसी और का कर आएगी जाकर, ठीक है। यदि नगर पालिका में निहित किसी भूमि के किसी भी समय किसी वो समय विकास प्राधिकरण या फिर स्थित नगर सुधार न्यास द्वारा, ठीक है, अपने कृत्यों के पालन के लिए या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाए तो राज्य सरकार राज्य पत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसी भूमि विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास या यथास्थिति राज्य सरकार के किसी विभाग को ऐसे निर्बंधों या शर्तों पर जो ठीक समझे इस तरह की भूमि सौंप देगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नगर पालिका द्वारा अर्जित, राज्य सरकार द्वारा अर्जित या फिर नगर पालिकाओं को अंतरित समस्त भूमि का व्ययन नगर पालिका द्वारा उसी रीति से किया जाएगा जैसा का भूमि के लिए विहित किया जाए। अब यहाँ पर देखो धारा 69 दे रखी है, इसमें क्या क्या रखा है, जैसे कोई करार करना है, कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, कोई विनिमय करना है, कोई पट्टा, कोई अनुदान आदि द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन किया जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए संपत्ति का अनुदान एक अर्जन करने के लिए कोई करार करेगा तो कोई स्थावर संपत्ति हो सकती है, कोई फिक्स संपत्ति हो सकती है ना, या फिर कोई जो स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई सुखाधिकार अर्जित कर सकती है। कौन कर सकती है, नगरपालिका कर सकती है। विनिमय द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर सकती है या फिर कोई स्थावर संपत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकती है अगर नगरपालिका को ऐसा जरूरत पड़ती है कि हमें ये संपत्ति चाहिए, चाहे फिक्स कंप्लीटली चाहिए, है ना, तो स्थावरली ले सकती है या कोई सुखाधिकार ले सकती है, कोई विनिमय द्वारा ले सकती है या फिर कोई भाड़े या पट्टे पर इस तरह की प्रॉपर्टी ले सकती है अगर नगरपालिका को लगता है। नगरपालिका दानदाता से ऐसा कोई अनुदान या फिर समर्पण, चाहे वह किसी भी आय के रूप में हो या कोई जंगम या फिर स्थावर संपत्ति प्राप्त कर सकेगी जिसे नगरपालिका को अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन में फायदा हो, तो वो इस तरीके से प्रॉपर्टी ले सकती है अगर किसी ने कोई चाहे दान में रूप में देना चाहता है। अब देखो नगरपालिका के लिए पूर्ति या फिर धार्मिक न्यास अधिनियम, है ना, धार्मिक न्यास अधिनियम का मतलब है कि जो रिलीजियस ट्रस्ट बनाए जाते हैं वो, या फिर भारतीय न्यास अधिनियम 1882, ठीक है। तो धार्मिक न्यास अधिनियम कौन सा है, 1920 है, और भारतीय न्यास अधिनियम कौन सा है, 1882 है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, है ना। तो इसके तहत अगर जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका किसी न्यास का वो बनता है, मेंबर बनता है, मतलब न्यासी बनता है, ट्रस्टी बनता है, और वो उसके हित में है तो वो इस तरीके का विधिपूर्ण होगा, है ना, वो लीगल माना जाएगा। कतिपय भूमियों के अधिकारों के अभ्यर्पण, मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए समर्पण कर देना, अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना, ठीक है। अब जैसे कोई व्यक्ति है नगरपालिका की अधिकारिता के भीतर नगरपालिका द्वारा किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा कोई गैर कृषि भूमि धारित करता है, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो नॉन एग्रीकल्चर लैंड पर तो ये सारे नियम लागू होंगे। अगर कोई एग्रीकल्चर लैंड होगी तो वो क्या कर सकता है, नगरपालिका उसको उस पर स्वामित्व नहीं दे सकता, वो उसके अंदर कंट्रोल में नहीं आएगी, है ना। नगरपालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्रेत कर सकता है नॉन एग्रीकल्चर लैंड पर, ठीक है। प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि को अपने अधिकार का नगरपालिका
के पक्ष में विहित रीति से अभ्यर्पण कर सकता है, मतलब उसको समर्पित कर सकता है, और नगर पालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। ठीक है, ये नगर पालिका के पास पावर होगी नॉन एग्रीकल्चर लैंड पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कोई भी अगर कोई भूमि का मालिक है तो वो नगर पालिका के पक्ष में उसको क्या कर सकता है, अभिप्रण कर सकता है, और नगर पालिका उस पर ऐसे स्वामित्व के पट्टे जारी कर सकती है। अब जैसे मान लीजिए कोई अन्य विधि के अधीन कोई जारी आदेश या पट्टा धारित करता है, ठीक है, और नगर पालिका से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्रेत करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों को नगर पालिका के पक्ष में क्या करता है, अभिप्रण करता है, तो नगर पालिका ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगी और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगी। ठीक है, यहाँ पे भी सेम बात है और यहाँ पर भी सेम बात है। अब जैसे मान लीजिए नगर पालिका द्वारा अधिकारों को स्वीकार कर लिए जाने पर उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार नगर पालिका में क्या हो जाएंगे, निहित हो जाएंगे, और नगर पालिका इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए धारक ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर जो राज्य सरकार अवधारित करे उक्त भूमि को धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर देगी। ठीक है, तो ये क्या है, नगर पालिका के पास ये पावर होंगी कि वो जो भी लैंड है नॉन एग्रीकल्चर लैंड, मतलब एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के बाकी सभी लैंड पर पट्टे जारी कर सकती है। अब देखिए, अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविधाओं और विलंबनाओं के अधीन होगा जो भूमि के संलग्न थे के अधीन नगर पालिका द्वारा अधिकारों की स्वीकृति के तुरंत पूर्व विद्यमान थे। अब देखिए धारा 70 क्या कह रही है, धारा 70 कह रही है भूमि का अनिवार्य अर्जन। ठीक है, कंपलसरी क्या है, अर्जन करना है भूमि को। क्यों करना है, क्योंकि भाई कोई काम किसी ना किसी कार्य के लिए तो चाहिए ना नगर पालिका को, और नगर पालिका का कार्य है जैसे रोडें बनाना, स्ट्रीट लाइट और इस तरह के कार्य जो पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक से रिलेटेड जो कार्य हैं, सार्वजनिक कार्य हैं, उनके लिए लैंड चाहिए। किसको चाहिए, नगर पालिका को चाहिए, तो उसके लिए भूमि भी चाहिए। ठीक है, अब कोई भी भूमि या भूमि अधिकार चाहे वह नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर हो, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो तो राज्य सरकार नगर पालिका के अनुरोध पर उसकी ओर से भूमि अर्जन अधिनियम, कौन सा, भूमि अर्जन अधिनियम 1894, ठीक है 1894 भूमि अर्जन अधिनियम के तहत उपबंधों के तहत कोई भी जैसे कोई भूमि अर्जित करके देनी है तो वो नगर पालिका को अर्जित करके दे सकती है, चाहे वो नगर पालिका की सीमाओं के भीतर हो या बाहर हो। ठीक है, अंदर की तरफ हो या बाहर की तरफ हो, तब भी वो करके देनी पड़ेगी उसको। अजय धारा 71 क्या कह रही है, कतिपय भूमियों का आवंटन, नियमन आदि। अब देखो भूमि का आवंटन और नियमन किस तरीके से करना है। अब जैसे इसके लिए है ना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, कौन सा है 1956। ठीक है, इसकी धारा कौन सी है 90E, धारा कौन सी है आर्टिकल 90E के तहत इस तरीके के जो भूमि का आवंटन है नियमन किया जाएगा। इसमें बता रखा है कि नगर पालिका के व्ययधीन रखी गई समझी गई कोई भूमि है, नगर पालिका द्वारा उस धारा में विनिर्दिष्ट किए गए व्यक्ति यथा स्थित व्यक्तियों को उस धारा में विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए उद्ग्रहण और वसूली नगरीय निर्धारण या प्रीमियम दोनों, है ना। अब जैसे मान लीजिए कोई नगर पालिका है ना, वो इस धारा के तहत किसी भूमि का कोई आवंटन करती है, नियमन करती है, तो वो क्या करेगी, वो प्रीमियम रिसीव कर सकती है, कोई वसूली कर सकती है इस धारा के तहत। ठीक है, आवंटन करने के लिए जो जो चार्जेस लगेंगे वो तो रिसीव कर ही सकती है ना, तो ये वाली बात बताइए। परंतु किसी भी ऐसी भूमि है ना, परंतु कोई भी ऐसी भूमि का आवंटन या नियमितीकरण नहीं किया जाएगा जो किससे रिलेटेड है, जो सार्वजनिक उपयोगकर्ताओं से रिलेटेड है। जैसे कि मान लीजिए कौन सी हो गई, जैसे उद्यान, पौधशाला, सिविल, सैन्य विमान, बस अड्डे, परिवहन टर्मिनल, रेलवे, सार्वजनिक सड़क, राजमार्ग, फुटपाथ, माल परिवहन, जल प्रदाय, विद्युत प्रदाय, टेलीफोन लाइनें, अस्पताल, विद्यालय, शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय, शमशान घाट, कब्रिस्तान के लिए आदि अन्य प्रयोजनों के लिए जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या सम्यक रूप से चिन्हित करे, इस तरह की लैंड्स को क्या होगा, इसके लिए आवंटन या नियमितीकरण नहीं करेगी। ठीक है, अब देखिए उपधारा 1 के अधीन वही सारी बात बताएगी कि संचित निधि जो भी जो पैसा रिसीव होगा किस में जाएगा, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के अंदर चला जाएगा, राज्य की संचित निधि में ये पैसा जमा किया जाएगा। अब देखिए धारा 72, ठीक है, यहाँ से पूछा जा सकता है संचित निधि में पैसा डिपॉजिट किया जाता है। अब देखो नगर पालिका संकल्पों और निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा संविदा और ऐसे संकल्पों के लिए संदाय। अब ये सिंपल सी बात करी गई है कि जो भी नगर पालिकाओं के निष्पादन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा, उनके अधिकारी करेंगे, पर अधिकारी क्या है पर्सनली लायबल नहीं होंगे। ये वाली बात कह रहा है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसके लिए अधिकारी पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, वो
वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, वो नगर पालिका के बिहाव पे कर रहे हैं, ठीक है। पर वो कितना कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट, जितना उनके पास कैपेसिटी कि भाई इतने तक के करार कर सकते हैं, इससे ज़्यादा के नहीं आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो वाली बात बताई गई है। इसमें अंतर्विषय किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका की ओर से किसी संकल्प के निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति ऐसे नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य सरकार विहित करे ऐसे संक्रमणों के लिए रखी गई राशि की सीमा तक ही, ठीक है, जितनी राशि तक की सीमा रखी है उतने तक के ही ऐसे संविदाएं मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकेंगे, ऐसे संकर्म के निष्पादन के लिए प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, और नगर पालिका इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति की ऐसी राशियों का जो उक्त प्रयोजन के लिए अपेक्षित हो उपयुक्त सीमा तक संदाय कर देगी, उसके लिए पेमेंट नगर पालिका फिर कर देगी। धारा 73 क्या करे, संपत्ति के अंतरण और संविदाओं के संबंध में उपबंध। अब जो संपत्ति का अंतरण किया जाएगा और जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे उससे रिलेटेड कुछ उपबंध किए गए हैं। आ जाइए यहाँ पढ़िए, देखिए, प्रत्येक नगरपालिका विहित निर्बंधों और शर्तों के अधीन रहते हुए अपनी किसी जंगम और स्थावर संपत्ति को जिसमें नगरपालिका भूमि कोई सरकारी भूमि सम्मिलित है पट्टे पर देना, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने, है ना, अन्यथा अंतरित करने, जहाँ तक इस अधिनियम में तदती बनाए गए नियमों के उपबंधों के प्रयोजनों के असंगत नहीं हो, ऐसे समस्त कॉन्ट्रैक्ट संविदाएं जिन्हें उक्त उपबंधों और प्रयोजनों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है समीचीन समझे उनका पालन करने के लिए सक्षम होंगे, ठीक है। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया, कोई भी ऐसा पट्टा, विनिमय, आवंटन, अंतरण संविदा नगर पालिका पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगा जब तक इस अधिनियम या अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुरूप वह कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। कोई मान लो कॉन्ट्रैक्ट कर भी लिया है और ऐसा लगता है कि वो नगर पालिका एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर क्या होंगे, एबॉलिश हो जाएंगे, उनको बाध्यकारी नहीं माना जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी बात ये करेगी, जैसे किसी भी सरकारी भूमि के बारे में कोई पट्टा, विक्रय, नियमन, आवंटन, अंतरण ऐसी कोई चीज़ की जाती है तो इसके लिए क्या होगा, एक विहित प्राधिकारी होगा जो इसको वेरीफाई करेगा कि हाँ ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया सही किया गया। अगर उसने अनवेरीफाई कर दिया तो फिर वो खारिज हो जाएगा, ठीक है। तो अंतरण या उसके बारे में कोई अन्य संविदा तब तक विद्यमान नहीं होगी जब तक कि उसकी पुष्टि विहित प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से और विहित शर्तों पर ना कर दी जाए। अब देखिए यहाँ पे परंतु बता रखा है, परंतु यहाँ यह और है कि यह कोई नगरपालिका किसी विहित समूह आवासीय है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई रेजिडेंशियल, ठीक है, कोई रेजिडेंशियल या फिर नगरीय परियोजना है, कोई अर्बन प्रोग्राम है, ठीक है। परियोजना क्या होती है, प्रोग्राम या स्कीम, ठीक है, ऐसे कुछ होगा, प्रोग्राम चलाई जा रही है नगरीय परियोजना। अब इसके तहत क्या है, समूह आवासीय मतलब रेजिडेंशियल हाउसेस का निर्माण करना है, तो ये जो घर बनाए जाएंगे या फिर अर्बन नगरीय परियोजना कोई संचालित की जा रही है नगर निगम के द्वारा, तो ये क्या है, इसमें 20% जो घर रखे जाएंगे वो किसके लिए रखे जाएंगे, वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या फिर लो इनकम ग्रुप पीपल्स के लिए रिजर्व रखे जाएंगे। तो रिजर्वेशन की बात कर रहा है जब भी कोई नगर पालिका किसी विहित समूह आवासीय नगरीय परियोजना का क्रियान्वयन करने के लिए किसी नगर पालिका भूमि को पट्टे पर देती है या विक्रय करती है या आवंटित करती है या अन्यथा अंतरित करती है, तो ऐसे पट्टे, विक्रय, आवंटन, अंतरण इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि ऐसी परियोजनाओं में जो भूखंड या आवासीय इकाइयों का कम से कम 20% ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS ना, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन या निम्न आय समूह, लो इनकम ग्रुप, ठीक है, LIG हो गए, निम्न आय ग्रुप को कीमतों पर पारस्परिक सहायता देकर ऐसी रियायती दर पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। ये आ गई समझ में, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो 20% आप याद रख लेना। अब ये देखो स्पष्टीकरण बता रखा है, इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्त सरकारी भूमि से ऐसी कोई भूमि अभिप्रेत है जो कि जो धारा 68 के उपबंधों के तहत नगर पालिका में निहित हो गई है, या फिर जो राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कौन सा नजुल भूमि के रूप में परिभाषित की गई है, या फिर जो राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका के व्यायाधीन रखी जाए, वो सारी भूमि कौन सी होंगी, सरकारी भूमि होंगी। अब यहाँ पे आ जाइए, राज्य सरकार या उसके द्वारा निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी है, कोई नगर पालिका या किसी नगर पालिका के अध्यक्ष अधिकारी या उसकी ओर से कोई नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने, अंतरित करने के लिए किए गए प्रस्ताव की शुद्धता, वैधता और औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा करते समय यह निर्देश दे सकेगा कि परीक्षण होने तक नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अंतरित करने का प्रस्ताव
प्रस्थगित मतलब उसको पोस्टपोन कर रखा है, ठीक है, तब तक वो आगे दे नहीं सकते जब तक कि ये क्लियर ना हो जाए कि इस तरीके जो भी जो शुद्धता, वैधता या औचित्य की जांच की जा रही है ये बिल्कुल सही है या नहीं है, ठीक है, के अधीन राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी के विनिश्चय होने तक उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। यदि अभिलेख के परीक्षण के पश्चात इस प्रकार के प्रस्ताव में हितबद्ध व्यक्तियों, है ना, जैसे इंटरेस्टेड जो पर्सन्स हैं, उनकी सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात राज्य सरकार यथापूर्वक प्राधिकृत प्राधिकारी या फिर समाधान हो जाए कि नगरपालिका भूमि या सरकारी भूमि पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने या अंतरित करने का प्रस्ताव इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार नहीं है, ठीक है। अगर इस तरह के जो भी आवंटित कर रहे हैं, पट्टे पे दे रहे हैं, विक्रय कर रहे हैं, तो वो क्या है, जो नगर पालिका एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसका उल्लंघन करता है तो वह राजपत्र में प्रकाशित आदेश और उस नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि को पट्टे पर देने, विक्रय करने, नियमित करने, आवंटित करने, अंतरित करने। तो देखो इस वाले पॉइंट में ये कहा गया है कि नगरपालिका एक्ट के अगर कोई उल्लंघन करता है, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट, नियमित आवंटन, है ना, तो उनको क्या है, रद्द किया जा सकता है, विखंडित किया जा सकता है या फिर कोई अन्य निर्देश भी दे सकते हैं जो उचित समझे जाए, ठीक है। अब यहाँ किसी कार्रवाई द्वारा या किसी नगरपालिका के अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा कोई इस तरह के उपबंधों का क्या है, उल्लंघन कर दिया गया है और इस तरीके से पट्टे दिए गए हैं या विक्रय किया गया है, आवंटन किया गया है, अंतरण किया गया है या कोई अन्य संविदा या कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया है, तो इस तरीके से जो नगर पालिका भूमि या सरकारी भूमि पर कब्जा ले लिया गया हो जिस व्यक्ति के द्वारा, तो उस व्यक्ति को क्या है, अनाधिकृत अधिभोगी घोषित किया जा सकता है। किसमें? राजस्थान लोक परिसर अधिनियम 1964 के तहत। कौन सा? यहाँ पर मैं दोबारा से इसको क्लियर करके लिख देता हूँ कि राजस्थान लोक परिसर अनधिकृत अधिभोगी अधिनियम 1964, ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं आप, है ना। इसका अंतर्गत अनाधिकृत अधिभोगी है, जिसको अनऑथराइज्ड पर्सन है, जिसने इस तरीके से इलीगल कॉन्ट्रैक्ट करके कोई प्रॉपर्टी ले ली है, तो ऐसी भूमि से बेदखली किया जाना और उसके उपयोग और अधिभोग के लिए जो भी उससे किराया या नुकसानी हो वो उससे चार्ज किया जा सकता है। इसके बारे में इसमें बता रखा है, ठीक है। तो और यहाँ पर देखें, परंतु किसी ऐसे पट्टे, विक्रय, आवंटन, अंतरण या संविदा की यथापूर्वक रूप से पुष्टि नहीं कर दी गई हो, वहाँ ऐसे पट्टे, विक्रय, आवंटन, अंतरण, संविदा के लिए नगरपालिका अध्यक्ष या अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रतिफल यदि कोई हो तो ऐसी भूमि से बेदखल किए गए व्यक्ति को प्रतिदत्त कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए 73 का कह रहा है, अंतरण का पूर्ण स्वामित्व या फिर पट्टाधृत आधार पर होना, है ना। अब जो अंतरण क्या है, जो ट्रांसफर किया गया है, वो या तो कंप्लीट पूर्ण स्वामित्व देगा या फिर पट्टाधारी बनाएगा, जिसको भी दिया जाएगा, तो उसके बारे में कहा गया। देखो यहाँ पढ़ लीजिए। देखो अधीन जो धारा है, धारा 71, धारा 73 के अधीन भूमि का प्रत्येक अंतरण या तो पूर्ण स्वामित्व आधार पर होगा या पट्टाधृति आधार पर होगा, है ना। या तो उसको पूरी तरीके से कंप्लीट ओनरशिप दे दी जाएगी या उसको पट्टे पे दे दिया जाएगा। पट्टाधारती आधार का विकृत, आवंटित, नियमित या फिर अन्यथा आंतरिक किसी भी भूमि को ऐसे निर्बंधों या शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसी सपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर जो विहित किए जाए पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जाएगा। स्पष्टीकरण है इसमें कि इस धारा के प्रयोजन के लिए पूर्ण स्वामित्व से दाय है कि अन्य संक्रमण के लिए अधिकार सहित शाश्वत धारती अभिप्रेत है, मतलब पूरी तरीके से उसको कंप्लीटली ओनरशिप ट्रांसफर कर दी गई है। अब देखिए 73 खंड ख, आवंटन का प्रति संग्रहण और पट्टा विलेख का रद्दकरण। प्रति संग्रहण का मतलब होता है रद्दकरण करना, मतलब रद्द करना, तो जो आवंटन किया गया है उसको रद्द करने की बात कर रहा है। अब जैसे मान लीजिए यदि किसी भी समय नगर पालिका के पास ये विश्वास करने के कारण है कि और उसके पास तथ्य है कि जो दुरुपदेश द्वारा या फिर मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि करके विधि का उल्लंघन कर भूमि के आवंटन प्राप्त किया गया है, तो वो इस तरह के आवंटन को क्या है, रद्द कर सकती है किसी भी समय। तो ये वाली बात बताई गई है। और इसमें जो रद्द करने के लिए ये क्या करेगी, ये एक नोटिस जारी करेगी और उसमें पूछेगी कि ये आपका जो ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है इसको रद्द क्यों ना किया जाए, ठीक है। तो इसके लिए नोटिस में वही ये आधार देगी, इसमें आधार बताएगी जो भी स्पष्टीकरण है कि हम इस बेसिस पे आपका जो ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा किया गया था कि आपको जो आवंटन किया गया है लैंड का, तो ये हम रद्द कर रहे हैं इस कारण से, ठीक है। तो वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जो भूमि के आवंटन के प्रति संग्रहण और पट्टा विलेख के रद्दीकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित हो या ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों जो अर्थात उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उनमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को उससे पूर्व, देखो जो नोटिस दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई नोटिस दिया जाना है, ठीक है, नोटिस की जो डेट होगी उस तारीख से
7 दिन, कम से कम 7 डेज का टाइम दिया जाएगा कि इस नोटिस का ये क्या कर सके, रिप्लाई कर सके। ठीक है, रिप्लाई करने के लिए कितने दिन दिए जाएंगे, 7 दिन दिए जाएंगे कम से कम। तो यहाँ पे ये बात बताई गई है, विनिर्देश की जाए जो जिसके जारी होने की तारीख से 7 दिवस पूर्व की ना हो। ठीक है, तो जो रिप्लाई करने का जो टाइम हो 7 दिन से पहले का ना हो, कम से कम 7 दिन तो देने ही है। प्रस्तावित आवेश के विरुद्ध कारण यदि कोई हो दर्शाने के लिए अपेक्षित की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बता रखा है कि अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण यदि कोई हो और ऐसे कोई साक्ष्य जो वह उसके समक्ष पेश करे पर विचार करने के पश्चात और उस सुनवाई का यतियुक्त अवसर देने के पश्चात नगर पालिका का यह समाधान हो जाता है कि जो पट्टा या तथ्य दुरुपदेश द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या फिर दुस्संधि करके इस तरीके से जो नगर पालिका एक्ट है उसका उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, तो नगर पालिका भूमि के आवंटन को प्रति संग्रहण मतलब उसका रद्दकरण कर सकती है, पट्टाभिलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगी और उसमें लेखबद्ध कारणों से ये निर्दिष्ट करते हुए भी भूमि उन समस्त व्यक्तियों और उनके उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों खाली करा दी जाएगी और बेदखली के आदेश भी दे दिए जाएंगे कि वो इस तरीके लैंड से जल्दी खाली कर लें और बेदखल कर दिया जाएगा। आदेश की एक प्रति कहाँ भेजी जाएगी, एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर लगाई जाएगी। ठीक है, देखिए उपधारा 3 में क्या है, अधीन किए गए नगर पालिका किसी आदेश की अपील कहाँ की जाएगी, राज्य सरकार को की जाएगी और ऐसी अपील कितने दिन में करनी है, 15 दिन के अंदर करनी है। ठीक है, 15 डेज के अंदर इस तरह की अपील की जाएगी। अधीन अपील उस तारीख से जिसको अपीलार्थी आदेश सूचित किया गया है 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा, परंतु राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत अधिकारी 15 दिवस के बाद भी इस तरीके की अपील को रिसीव कर सकता है अगर उसे ऐसा लगता है कि यार जो अपीलार्थी है उसको सही समय नहीं मिला था फाइल करने का, पर्याप्त समय से रोक दिया गया था, तो वो उसके लिए अतिरिक्त समय भी दे सकता है। ठीक है, अधीन प्रत्येक अपील राज्य सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यथाशक्य निपटाई जाएगी। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 में, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो, किसी भी सिविल न्यायालय को इस धारा के अधीन किसी आदेश, नोटिस, कार्रवाई या कार्रवाई के संबंध में किसी वाद या कार्रवाई को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी। ठीक है, तो सिविल न्यायालय यहाँ पर कोई भी वाद या कार्रवाई रिसीव नहीं कर सकता इनसे रिलेटेड, इस मैटर से रिलेटेड। अब देखिए आर्टिकल नंबर 74, स्थावर नगर पालिका संपत्ति की तालिका और मानचित्र प्रिपेयर किए जाएंगे। आज इसको देखते हैं। देखो, नगर पालिका उन समस्त स्थावर संपत्तियों, नगर पालिका की जितनी भी संपत्तियां हैं, चाहे वो पब्लिक हो प्राइवेट हो, सारी ही इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। इसमें निहित हो उसमें संबंधित उसके द्वारा अर्जित की गई एक तालिका मानचित्र संसाधित करेगी। अदिनांक तालिकाएं, ठीक है, मानचित्र की प्रतियां इस अधिनियम के प्रारंभ से, जिस दिन ये अधिनियम प्रारंभ हुआ है उससे 1 वर्ष के भीतर प्रत्येक नगर पालिका द्वारा निर्देशक स्थानीय निकायों के कार्यालयों में जमा करवाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी होगा वो क्या करेगा, एक वार्षिक विवरण तैयार करेगा और उसे नगर पालिका के सक्षम रखेगा और उसकी एक प्रति निर्देशक स्थानीय निकाय को भी भेजेगा। ठीक है, कौन भेजेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। अब देखिए धारा 75 क्या कह रही है, नगरीय भूमि और संपत्तियों के अभिलेखों का संधारण, जो नगरीय भूमि है और उनकी संपत्तियों का किस तरीके से संधारण किया जाएगा। नगर पालिका के संबंधित विभागों यथास्थित पदाधिकारियों के परामर्श से नगर पालिका क्षेत्र के भीतर स्थित निजी संपत्तियों को सम्मिलित करते हुए नगरीय भूमि समस्त संपत्तियों का एक अभिलेख रीति से जो विहित की जाए तैयार करेगी, संधारित कर सकेगी और नियमित रूप से अधिनांक कर सकेगी। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भीतर नगर पालिका के भीतर क्षेत्र के भीतर कोई भी निजी संपत्ति है तो वो भी इसमें सम्मिलित की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक देखिए आपके ये चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम चैप्टर 5 से नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं और जाते जाते पूछ लेते हैं आपसे एक क्वेश्चन। तो बताइए, आज ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। बताइए, जैसे मान लीजिए नगर पालिका है, ठीक है, नगर पालिका ने क्या किया है बताते हैं आपको। नगर पालिका ने अपनी जो लैंड है हाउसिंग बोर्ड को दी है, हाउसिंग बोर्ड, ठीक है, हाउसिंग बोर्ड को दी है जो कंस्ट्रक्शन करने के लिए, भवनों का निर्माण करने के लिए। तो इसमें कितने परसेंट है ना, कितने प्रतिशत लैंड रिजर्व करेगी लो इनकम ग्रुप्स के लिए, लो इनकम ग्रुप्स के लिए। ठीक है,
तो बताइए, ऑप्शन हो जाएगा ए 15%, बी 20%, सी 21%, डी 25%। तो बताइए, ये आपके सामने क्वेश्चन है। नगर पालिका के द्वारा हाउसिंग बोर्ड को लैंड दी जाती है ना, कंस्ट्रक्शन के लिए, भवन निर्माणों के लिए, तो कितने प्रतिशत लैंड रिजर्व करेगी लो इनकम ग्रुप्स के लिए? ठीक है, 15%, 20%, 21% और 25%। तो देखिए, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, और आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है तो उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।